हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल हम लेक्चर को नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। मैं उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगा सो दैट आप उसकी पीडीएफ से कल वाली न्यूज़ के बारे में जान सकें। ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं केन्या के बारे में, बोलिविया के बारे में, गवर्नर के ऑफिस के बारे में, सीबीआई के बारे में, एनएचआरसी के बारे में, ग्लेशियर लेक के बारे में एंड एडजर्नमेंट मोशन के बारे में। ये सभी न्यूज़ में है, इस वजह से मैंने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया है। सिर्फ दो टॉपिक को रखा है। एक तो भारतीय न्याय संहिता से संबंधित जो हमारे अभी रिफॉर्म्स हुए हैं उसको एक अच्छे से वीडियो में कवर करेंगे। उसका वीडियो हम इस संडे तक जो है अपने चैनल पर उतार देंगे, तो आप उसको संडे को देखिएगा। तो आज हम पहले बात कर लेते हैं जो हम न्यूज़ हर रोज़ पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से, उसका जो है कोई रेलेवेंस है भी या नहीं है। देखिए, हमने फर्स्ट डे ही एमपीसी के बारे में कवर किया था और यूपीएससी ने एमपीसी के बारे में पूछा हुआ है। फिर एक दिन हमने तीस्ता रिवर के बारे में पढ़ा था, तीस्ता रिवर के बारे में, कुशियारा रिवर के बारे में। सो ये सभी रिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था और जॉइंट डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा था, तो ये भी इसमें पूछा हुआ है यूपीएससी के पीवाईक्यू में। ठीक है। नेक्स्ट हमने एक दिन पढ़ा था सीबीआई के बारे में, जब अरेस्ट किया गया था अरविंद केजरीवाल जी को। ठीक है। तो आज फिर सीबीआई आई हुई है और फिर नीट यूजी में भी हमने सीबीआई के बारे में पढ़ा था कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई के हाथ में दी गई है। तो इस वजह से सीबीआई के बारे में भी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूरा साल लगभग सीबीआई सुर्खियों में रहती है। तो इस वजह से हमने सीबीआई को अच्छे से कवर किया था और ये भी पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। आज हम बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में, गवर्नर के बारे में। देखिए, एक स्टेट के अंदर दो अथॉरिटी होती है, एक सीएम होता है, एक गवर्नर होता है। ठीक है। ये जो अथॉरिटी होती है इसके पास रियल पावर होती है। ठीक है। और ये सिर्फ नॉमिनल हेड होता है, मतलब ये सिर्फ नाम मात्र हेड होता है, रियल पावर तो इसके हाथ में है। ये बिना इसकी परमिशन के, सिर्फ इसकी नहीं, विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बिना प्रेजेंस के ये गवर्नर जो है कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है एक ऐसा ऑफिस है जिसके पास पावर नहीं है लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है। गवर्नर जो है जिसको डी जोर अथॉरिटी भी बोला जाता है और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये हेड ऑफ द स्टेट होता है और सारे इंपॉर्टेंट जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव के जो एक्ट होते हैं, ठीक है, उनको भी यही लागू करता है। ठीक है। इसका टर्म कितना होता है? इसका टर्म होता है 5 साल का। ठीक है। और इसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसकी सिफारिश पर करते हैं? प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश पर किसी भी पर्सन को क्या बना सकते हैं? गवर्नर बना सकते हैं। ठीक है। क्या इनको 5 साल से पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, हटाया जा सकता है। ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 163 के बारे में। आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और उसको हेड करेगा सीएम, और वो किसको एडवाइज एंड उसकी हेल्प किया करेगी? वो हेल्प किया करेगी गवर्नर की। ठीक है। आर्टिकल 164 कहता है कि एक ट्राइबल मिनिस्टर होगा, कहाँ पर, कौन कौन से स्टेट में? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है। जो कि ट्राइबल वेलफेयर के जो मुद्दे हैं उनसे डील किया करेगा। ठीक है। और जो 94th अमेंडमेंट था 2006 वाला, उसमें बिहार को उससे एक्सक्लूड कर दिया गया था। इंक्लूड और एक्सक्लूड करने का क्या इसमें रोल होता है? इसमें रोल ये होता है कि जो उनको जो स्टेट को जो फंड मिलते हैं सेंटर से, ठीक है, उनमें कमी हो जाती है। दूसरा, जो एक स्टेट जो है पार्टिकुलर जो ट्राइब्स के लिए कुछ नई स्कीम्स ला सकता है, उसको भी उसे कम करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है, क्या जो मिनिस्टर जो है उनकी जो स्ट्रेंथ पर भी कोई लिमिट लगाई गई है? बिल्कुल लगाई गई है। 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003 में इसमें बोला गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% होगी। ठीक है। और इसमें सीएम भी इंक्लूड होगा। ठीक है। और ये 15% टोटल स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसकी होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए 90 मेंबर्स हैं हमारे पास, तो इसका 15% ही क्या बन सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बैठ सकते हैं। ठीक है। और मिनिमम जो इसकी जो संख्या रखी गई थी वो 12 रखी गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 166 के बारे में। आर्टिकल 166 कहता है कि जो एक स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, ठीक है, जो भी डिसीजंस लेने होंगे वो सभी गवर्नर के नाम पर ही
इशू होंगे। दूसरा, आर्टिकल 167 कहता है कि एक सीएम की ड्यूटी है कि वो डिसीजंस को कम्युनिकेट करे, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजंस लिए हैं वो गवर्नर को बताए। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो गवर्नर को बताने काफी आवश्यक है तो उनको भी बताना पड़ता है। और तीसरा, कैन सेंड अ मैटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल, जो गवर्नर जो है कोई भी मैटर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकता है इन कंडीशन उसे ये लगे कि जो डिसीजन है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है, ना कि एक पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, इस कंडीशन में जो है क्या कर सकता है, वो उसको मैटर को जो है कैबिनेट के पास में दोबारा, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में दोबारा भेज सकता है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं जो किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको जो है डिसोल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 174 कहता है कि गवर्नर के पास पावर है टू डिसोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, 5 साल से पहले गवर्नर जो है किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली को समाप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो है निहित किए थे। कौन से केस में? एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। इसमें बोला गया था कि असेंबली जो है डिसॉल्व नहीं हो सकती until the proclamation made under article 356 by president has been approved by both the houses of parliament। आर्टिकल 356 हमारे संविधान में प्रेसिडेंट रूल के बारे में डिस्कस करता है, और इसमें बोला गया है कि जब तक प्रेसिडेंट रूल जो है किसी स्टेट में लाया गया है उसके प्रोक्लेमेशन को कोई जो हमारी पार्लियामेंट जो है उसको पास नहीं करती है तब तक किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जो है डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। जगदम्बिका पाल केस में भी ऐसा ही कुछ बोला गया था कि जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा किसी सरकार का तब तक नए सीएम की जो नियुक्ति है वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नर को ये लगे कि भाई सरकार ने जो है अपना जो कॉन्फिडेंस जो है हाउस के अंदर खो दिया है, उस कंडीशन में जो है गवर्नर फ्लोर टेस्ट के बारे में बोल सकता है। रिसेंटली ये काफी न्यूज में रहता है तो प्लीज इसके बारे में जरूर जानिएगा। ठीक है, सरकारिया कमीशन ने गवर्नर की पोस्ट के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जो कि हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप प्लीज इससे जानिएगा कि इसमें बोला गया था कि गवर्नर जो है एक ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो कि पहली बात तो उस स्टेट का ना हो जहां पर उसकी अपॉइंटमेंट की जाने वाली है। दूसरा, he should be a detached figure without intense political link or should not have been taken part in politics in recent past। दूसरा, रिसेंटली वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब एक्टिव मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा इन्होंने बोला कि besides he should not be a member of the ruling party। ठीक है, और ये एक रूलिंग पार्टी का मेंबर भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला अपनी रिकमेंडेशन में कि जो अपॉइंटमेंट जो होगी वो सीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी कंसल्टेड बाय पीएम बिफोर हिज सिलेक्शन। ठीक है, किसी भी पर्सन की गवर्नर के रूप में जो नियुक्ति होगी उससे पहले सीएम, वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा स्पीकर के साथ में जो है पीएम को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल द गवर्नर शुड एंजॉय द टर्म ऑफ 5 इयर्स। ठीक है, गवर्नर को जो है 5 साल से पहले नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, तो यही उनकी मेजर रिकमेंडेशंस थी। अब हम जानते हैं कि नए जो 3 बिल आए हैं उनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम अच्छे से कवर संडे को करेंगे। संडे को हम 3 टॉपिक चूज करेंगे जो इस वीक में काफी न्यूज में थे और वो काफी डेप्थ में हमें जानने चाहिए। तो इन डेप्थ प्रोग्राम हम ला रहे हैं, हर संडे को लाएंगे और उस संडे के दिन हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन आज इसके थोड़े से मुखड़े के बारे में बता देते हैं। इंडियन पैनल कोड जो है उसको जो है रिप्लेस किया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के साथ। सीआरपीसी को रिप्लेस किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इसको रिप्लेस किया जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के साथ में।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई है और उनमें बोला गया है कि जिस समय ये बिल लाए गए थे उस समय जो है बहुत सारे मेंबर्स सस्पेंड हुए थे लोकसभा में। सो इस वजह से जो है इस बिल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा देखना चाहिए। इसके ऊपर ये प्ली लगी है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं एडजमेंट मोशन के बारे में बात करते हैं। सिर्फ लोकसभा के अंदर लाया जाता है और अभी इसको हम क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस ने अभी बात किया है कि हम एडजमेंट मोशन लाएंगे नीट इश्यू के ऊपर, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे सो दैट सरकार अपना स्पष्टीकरण दे नीट इश्यू पर कि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है जो सरकार के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करती है और साथ ही साथ जनता के इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे हैं, ठीक है, हाईलाइटेड जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करती है। ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। दूसरा, ये सेंसर होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राज्यसभा के अंदर पारित नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा में ये पारित किया जा सकता है। इसको पारित करने के लिए सबसे पहले 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, बाद में उसको अगर स्पीकर जो है अलाउ कर देते हैं तो उसके बाद में उस मोशन के लिए 2.5 घंटे अलॉट किए जाते हैं और इन 2.5 घंटे में इस जो पार्टिकुलर जो टॉपिक जो उठाया गया था, जिसके ऊपर ये लाया गया था मोशन, उसके बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, इसके अंदर एक ही मैटर उठाया जाता है, दूसरा वो एक पार्टिकुलर मैटर ही होना चाहिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। नॉट डील विद एनी मैटर जो कि कोर्ट के विचाराधीन में हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। नोट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन। ठीक है, तो वही बात है कि एक से ज्यादा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्लेशियल लेक्स के बारे में। ग्लेशियल लेक्स जो है साउथ लोनक लेक जो है, ठीक है, तो वैसी ही लेक्स होती हैं। ग्लेशियल लेक्स का मतलब क्या होता है, वो लेक्स जो कि हाल ही में जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसकी वजह से जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है जितनी तेजी से हो रहा है, उस वजह से उनकी डेप्थ में, उनके जस्ट ऊपर और उनके साइड्स में जो है पानी जो है इकट्ठा होने लगता है और उन्हीं को जो है क्या बोला जाता है, ग्लेशियल लेक्स बोला जाता है। ये टेम्परेरली स्टोर करते हैं वाटर को, लेकिन इनकी जो बाउंड्री जो होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी खड़ा है और यहाँ पर बाउंड्री जो बिल्कुल पतली सी है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से कोई हिमखंड गिरता है या फिर मान लीजिए कोई एक बड़ा सा टुकड़ा बर्फ का गिर जाता है नीचे, तो इससे क्या होगा कि ये जो दीवार है, ये दीवार टूट जाएगी और निचले इलाकों में जो है फ्लड आ जाएगी। तो इसको ही क्या बोला जाता है, ग्लेशियल लेक्स बोला जाता है। और इसके साथ में ये थ्रेट्स हैं कि निचले इलाकों में कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो इस वजह से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई वो स्टडी करेंगे जो 13 ग्लेशियल लेक्स जो हैं, ठीक है, उनके बारे में ये स्टडी करेंगे। तो यही था इसके अंदर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। जब वे दीवार को तोड़ करके जो एक नेचुरल जो एक बैरियर बनी होती है उसको दीवार बोल दिया हमने, तो जो नेचुरल बैरियर है उसको तोड़ करके आगे निकल जाते हैं, तब उसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आप इसको ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इन दोनों से रिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि GLOF जो है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है, किससे जो है ट्रिगर हो सकती हैं। अर्थक्वेक से हो सकती हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल से हो सकती हैं एंड हैवी आइस एवलांचेस से हो सकती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा ग्लेशियर है, ये धीरे धीरे जो है बर्फ जो है इसमें से टूट रही है, देखिए। ठीक है, अब ये वाली जो बर्फ है यहाँ पर अपना जो है पानी स्टोर कर रही है। अब मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा यहाँ पर गिर जाता है सडनली, तो पानी का लेवल तो बढ़ेगा और ये जो नेचुरल बैरियर है ये टूट जाएगा। जब ये नेचुरल बैरियर टूटेगा तो यहाँ से पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ आ जाएगा और यहाँ से जो नीचे वाले जो इलाके हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला निचला एक घाटी वाला इलाका है, यहाँ पर जो है क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, जैसे केदारनाथ में आपने देखा होगा 2013 में जो एक बाढ़ आई थी, तो वो इसी से रिलेटेड थी। जैसे आपने केदारनाथ मूवी में भी देखा होगा कि किस प्रकार से जो है लास्ट में जो है बाढ़ के अंदर कितने सारे लोग जो हैं प्रभावित होते हैं। तो वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था हमारे लिए कि क्लाइमेट चेंज जितनी तेजी से हो रहा है उसका सोल्यूशन भी उतनी ही तेजी से हमें करना चाहिए। ग्लोबल टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो है रैपिडली मेल्ट हो रही है ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में ही था। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने बोला कि भाई अभी हमारे पास जो है
300 से अधिक जो है ग्लेशियल लेक्स है सिक्किम के अंदर। एंड 10 जो है साउथ लोनक लेक, 10 जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और इंक्लूडिंग साउथ लोनक लेक है, ठीक है, और जिनको जो है वल्नरेबल बोला गया है, ठीक है। तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के बारे में हमें इतना ही जानना था कि हाल ही में कितनी जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के जो चांसेस बढ़ रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे स्टेट्स क्या क्या कार्य कर रहे हैं। अब हमारे पास उत्तराखंड का एक एग्जांपल है कि वो मॉनिटर करेगा कि भाई जो 13 जो ग्लेशियल लेक्स बनी हुई है उनसे कितना खतरा है, संभावित खतरा क्या है, ठीक है। और दूसरा कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उसकी वजह से कितने इन फ्यूचर में बनने के आसार हैं, ठीक है। तो यही था इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बोलीविया के बारे में। बोलीविया के जनरल को अरेस्ट किया गया है आफ्टर फेल्ड कूप अटेम्प्ट। कूप क्या होता है? जब देश की सेना जो है सरकार की जगह अपना जो है शासन कायम करने की कोशिश करती है, मतलब जो शासन की बागडोर अपने हाथ में लेती है, ठीक है, ये होता है कूप। अब हम बात कर लेते हैं कि बोलीविया, बोलीविया में हुआ है ये। बोलीविया को क्या बोला जाता है? प्लूरी नेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया भी बोला जाता है इसको। 2009 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका नाम बदल दिया था, प्लूरी नेशनल स्टेट ऑफ बोलीविया बोला गया था। कैपिटल जो है वो इसकी ये है। एंड दूसरा ये एक लैंड ऑफ कंट्री है वेस्टर्न सेंट्रल साउथ अमेरिका में। सुक्रे इसकी कैपिटल है, ठीक है। बोलीविया, बोलीविया एक लैंड ऑफ कंट्री है। इसके पास देखिए पेरू है, ब्राजील है, चिले है, अर्जेंटीना है, ठीक है। और इसके पीछे वाली तरफ जो है इसके वेस्टर्न साइड में हमें मिलता है साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। बोलीविया जो है वो फ्री ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा है, इंडियन कम्युनिटी जिसको बोला जाता है। इंडियन कम्युनिटी एंड मेरकोसुर ये एक ट्रेड ब्लॉक है। इंडियन कम्युनिटी तो चार कंट्रीज का, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड पेरू। कैन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? लीमा में है, पेरू में है। कैन किसको बोला जाता है? इंडियन कम्युनिटी को बोला जाता है, ठीक है। इंडियन कम्युनिटी क्या है? 4 कंट्रीज की है, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड पेरू। बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड पेरू। बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर एंड पेरू कंट्रीज के नाम याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। रीजनल इंटीग्रेशन है, ठीक है, इस वजह से ये जो है लाया गया था, ठीक है। चिले ने इसके अंदर से विड्रॉ कर लिया था 1976 में, ठीक है। और मेरकासोर जो है अनदर मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक है साउथ अमेरिका का। ये दोनों जो है साउथ अमेरिका में ही है। इंडियन कम्युनिटी एंड मेरकासोर जो है दोनों साउथ अमेरिका में ही एक क्या है, दो ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। मेरकासोर जो है 1991 में लाया गया था, ठीक है, विच वाज लेटर अमेंडेड एंड अपडेटेड बाय द 1994 ट्रीटी ऑफ ओरो प्रेटो, ठीक है, ये वाला लाया गया था। और ओरो प्रेटो ट्रीटी के द्वारा जो है इसके जो अंदर जो है कुछ संशोधन किए गए थे। इसके मेंबर्स कौन कौन है? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे, ठीक है, ये है इसके मेंबर्स। और मेरकोसुर और कैन ने जो है एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया साइन किया था अप्रैल 1998 में, ठीक है। 1998 में इन्होंने एक ये क्या साइन किया था? एग्रीमेंट साइन किया था। अब हम बात कर लेते हैं केन्या के बारे में। केन्या के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बात तो केन्या के अंदर हमारे इंडियंस ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरा, वहाँ पर जो है अभी एक फाइनेंस बिल लाया गया था और वहाँ पर उसके बाद में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। इस वजह से लोगों ने वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर ही जाकर के हमला कर दिया था। तो इस वजह से हम केन्या के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके आसपास वाले कंट्रीज कौन कौन से हैं? तंजानिया है, युगांडा है, साउथ सूडान है, इथोपिया है एंड सोमालिया है, ठीक है। और यहाँ के जो ज्योग्राफिकल फीचर है, यहाँ पर हमें ग्रेट रिफ्ट मिल जाती है, हाईलैंड्स मिल जाते हैं, सवाना मिल जाता है, कोस्टल रीजन मिल जाता है, ठीक है। और आसपास कौन से वाला ओशियन है? हमारे इसके आसपास जो है हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। और अब आप बात कर लीजिएगा इसके बारे में। मुंबासा जो है एक कोस्टल सिटी है, मेजर सी पोर्ट है, ठीक है। किसुमो, एल्डोरेट एंड नकारू आर अमंग अदर सिग्निफिकेंट सिटीज, ठीक है। केन्या के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन है कंप्राइजिंग वेरियस इथनिक ग्रुप्स। इसके अंदर अलग अलग जो ग्रुप्स के लोग रहते हैं, ठीक है, इथनिक ग्रुप्स के लोग रहते हैं। स्वाहिली एंड इंग्लिश इनकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्वाहिली एंड इंग्लिश जो इनकी 2 लैंग्वेजेस हैं। और स्वाहिली जो है एक बंटू लैंग्वेज है विद अरेबिक इन्फ्लुएंस, इज वाइडली स्पोकन अक्रॉस द कंट्री। स्वाहिली जो भाषा है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है कहाँ पर? ये हमारी बोली जाती है केन्या के अंदर, ठीक है।
Kenya is renowned for the wildlife and is popular destination for safaris, national park and reserves, ठीक है, including the Masai Mara, Amboseli, Tsavo, offer opportunities to witness a wide variety of animals. ठीक है, ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर तो हमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज देखने को मिल जाती हैं। माउंट केन्या भी इसके अंदर है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साउथ किटुई नेशनल रिजर्व भी इसके अंदर है, तसावो नेशनल पार्क भी इसके अंदर है, तैता हिल्स भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये सभी हिल्स के बारे में भी आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और चालबी डेजर्ट जो है वो भी इसके अंदर ही है। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर जो है इनकी इकोनॉमी में काफी रोल प्ले करता है। इनका जो है प्रोडक्शन, ये केन्या किसका प्रोडक्शन करता है, मेनली कॉफी, टी, फ्लावर्स एंड हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट, और जिसको जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये मेंबर है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एंड द अफ्रीकन यूनियन का। इंडिया केन्या ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था 1981 में, जिसने दोनों देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक दूसरे को दर्जा दे दिया था। अब आपको पता ही है मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जब दे दिया जाता है, उसके बाद में दोनों देशों के जो व्यापारी हैं उनको उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ अलग प्रकार की छूट जो है दी जाती है। तो यही फायदा होता है मोस्ट फेवर्ड नेशंस का, ठीक है। मेन इंडियन एक्सपोर्ट जो है केन्या को जाने वाले वो कौन कौन से हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दूसरा फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टील प्रोडक्ट है, मशीनरी है, यार्न है, व्हीकल है एंड पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स है, ठीक है। केन्या की तरफ से भारत में आने वाले कौन से प्रोडक्ट्स हैं, केन्या की तरफ से हमारे भारत में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सोडा वाश, वेजिटेबल, टी, लेदर एंड मेटल स्क्रैप, ठीक है। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है केन्या के अंदर। ओवर 60 मेजर इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड इन वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, आईटी एटसेट्रा। आपको पता ही है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर भी काफी इन्वेस्ट किया था और वहां पर जो है तालिबान का कंट्रोल हो गया था बाद में, तो इस वजह से जो है इंडिया की इन्वेस्टमेंट लगभग शून्य हो गई थी, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं केन्या के बारे में, तो केन्या के बारे में हम सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं, तो इट मींस कि हमने वहां पर काफी इन्वेस्ट किया हुआ है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस स्थिति से निपटने में उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो है अलग अलग जो न्यूज़पेपर जो सोर्स हैं उसके अंदर से हमने आज की जो मेन लाइंस जो है आज उठाई थी, और आज की न्यूज़ में इतना ही है। आइए थोड़ा सा इंडियन कम्युनिटी के बारे में बात कर लेते हैं और केन्या के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्वाहिल कोस्ट जो है वहां पर इंडियंस जो है एंशियंट टाइम से ही ट्रेड करते आ रही हैं, ठीक है। और मोगाडिशु, मोम्बासा एंड जंजीबार जो है ये वाले इलाके ऐसे हैं वहां पर तो एंशियंट टाइम्स में इंडियन की प्रेजेंस काफी देखी जाती थी। और पोर्तुगीज के आने के बाद में और ब्रिटिशर्स के आने के बाद में यहाँ पर जो है इंडिया का ट्रेड काफी डीपर हो गया था, तो इस वजह से भी इंडिया की आज जो है वहां पर सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर जो है बना हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज की वीडियो में हमने जाना कि हम अपनी जो सोर्सेज हैं उससे कैसे कोरिलेट करते हैं यूपीएससी के टॉपिक्स को। तीसरा हमने जाना कि हमने आज भारतीय न्याय संहिता के बारे में थोड़ा सा जाना है, हम ज्यादा नहीं बता पाए थे क्योंकि उसको हम इन डेप्थ प्रोग्राम में हम शामिल करने वाले हैं, जिसको लेकर के एक वीडियो संडे को हमारे प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 15 मिनट का वो वीडियो होगा, 15 मिनट में आपको उस पॉइंट के सारे फैक्ट्स को आपके दिमाग के अंदर डालने की कोशिश किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू और जुड़े रहिए हमारे साथ। और कल वाले जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ हम आपको आज प्रोवाइड कर देंगे, तो प्लीज उससे आप गो थ्रू कीजिए और अपने जो है करंट अफेयर्स में महारत लीजिए। थैंक यू।